हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि मेडिकल बिल है उसका रिइंबर्समेंट कैसे होता है नवोदय विद्यालय समिति में। तो नवोदय विद्यालय समिति ने एक हाल ही में गाइडलाइंस जारी किया है, क्योंकि बहुत लोगों के मेडिकल रिइंबर्समेंट कराने में प्रॉब्लम होती है। उनको पता ही नहीं चलता क्या प्रोसेस है, कैसे कराना है इलाज कराना है तो कौन सा हॉस्पिटल से कराना है, हॉस्पिटल से इलाज कराने हैं तो वहाँ से कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेना है, ताकि जो भी सर्टिफिकेट है जो आपको रिइंबर्समेंट के समय जमा करना होगा ताकि आप वो जमा कर सकें, और कितने हज़ार तक के बिल का आपका रिइंबर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा शुरू से अंत तक आप देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, ताकि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आए। और ऐसे डिपार्टमेंट जहां सीजीएचएस कार्ड की फैसिलिटी नहीं है तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट जिनमें सीजीएचएस कार्ड नहीं है वहाँ भी लगभग यही प्रोसेस है। और यह वीडियो खासकर नवोदय विद्यालय समिति के जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये 2021 में ही रिवाइज सीलिंग फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम का रिइंबर्समेंट के लिए जो रिवाइज दिया है कि कितने जो स्कूल लेवल पर कितना का रिइंबर्समेंट होगा, हेडक्वार्टर लेवल पर कितना का होगा, रीजनल लेवल के पर कितना का रिइंबर्समेंट होगा। ठीक है ना, तो इसी में पूरा आपको बताया गया है। तो पहले देख सकते हैं कि कैटेगरी ऑफ क्लेम, जैसे कि आप है कि कैटेगरी ऑफ क्लेम दिया है, सैंक्शनिंग ऑथोरिटी दिया है, एग्जिस्टिंग जो पहले के था और बाद में रिवाइज है। तो जैसे कि अगर आपने इलाज कराया है तो विद्यालय के जो स्कूल का जो स्टाफ है तो उनका रिइंबर्समेंट होगा स्कूल लेवल पर, प्रिंसिपल कर सकते हैं तो कितना तक के कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपने ट्रीटमेंट कराया है फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल उनसे करवाया है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो प्रिंसिपल आपका रिइंबर्समेंट पहले 5,000 कर सकते थे, लेकिन अब 25,000 कर सकते हैं, 25,000 कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और ट्रीटमेंट फ्रॉम ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट्स कराया है तो प्रिंसिपल पहले इसमें भी 5,000 करते थे, लेकिन अब 15,000 कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगर इससे ज़्यादा का अगर आपने इलाज करा लिया है तो उसको उस केस को भेजा जाएगा रीजनल ऑफिस में भेजा जाएगा और वहाँ से उसका पेमेंट होगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट क्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ गवर्नमेंट ने ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट नियुक्त कर देती है, तो उनसे इलाज करानी होती है। ठीक है ना, लेकिन अभी मैक्सिमम एरिया में किसी भी एरिया में चल जाओ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो मिल ही जाएगा, और सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल भी मिल जाते हैं जो बड़े शहर होते हैं। छोटे शहर में तो सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल नहीं मिलते हैं, तो वहाँ भी सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल छोटे शहर में नहीं है, तो वहाँ कैसे इलाज आप करा सकते हैं। आप तो अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर आपको गवर्नमेंट से कराना पड़ेगा, अगर इमरजेंसी है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करा सकते हैं, उसका भी रिइंबर्समेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो देख लीजिए कि रीजनल ऑफिस स्कूल लेवल पर कितना का रिइंबर्समेंट हो जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल अगर खुद का चाहे कि अपना खुद का रिइंबर्समेंट स्कूल लेवल पर कर ले तो उनका नहीं हो पाएगा, उनके आरओ लेवल पर ही होगा। ठीक है ना, अब जब जो प्रिंसिपल का क्लेम बता दिया कि 25,000 तक कर सकते हैं गवर्नमेंट या सीजीएचएस, तो अगर उससे ऊपर का चला गया तो उससे अगर ऊपर का चला गया, मतलब किसी का बिल है 50,000, किसी का 60,000, तो उसके ऊपर के बिल आपको रीजनल ऑफिस में भेजना पड़ेगा। तो रीजनल ऑफिस ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट से आप इलाज कराते हैं तो 15,000 तक का कर सकती है। यानी आप देख सकते हैं कि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट के केस में कहीं भी से आप इलाज कराएं तो मैक्सिमम 15,000 ही रिइंबर्समेंट होगा। तो आप कोशिश करें कि या तो सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल कराएं, या सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप करा लें। ठीक है ना, तो ये दोनों से आप कोशिश करें। ठीक है, इमरजेंसी है तो आप प्राइवेट में करा लीजिए, लेकिन फिर आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट या सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से जब करा रहे हैं तो कितना भी लिमिट है, नो लिमिट, कोई भी लिमिट, मतलब कि मैक्सिमम आपका कितना भी लग जाए 60-70 लाख कितना भी लग जाए तभी आपका रिइंबर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर फॉर हेडक्वार्टर या ऑफिस स्टाफ तो यहाँ पर फॉर हेडक्वार्टर या ऑफिस स्टाफ हैं तो उनके लिए क्या है, तो वो भी ट्रीटमेंट फ्रॉम ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट से कराते हैं तो 15,000 हो जाएगा, और ट्रीटमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट या सीजीएचएस रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से कराते हैं तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, कितना का भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कुछ दिया हुआ है कि द सीलिंग फॉर ट्रीटमेंट टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल फॉर पासिंग द क्लेम ऑफ विद्यालय लेवल एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल एज पर एनम पर अन्नम। तो पर अन्नम का एक प्रश्न यही आता है कि 15,000 जो दिया हुआ था और 25,000, तो कितने, मतलब एक साल में आप इतना रिइंबर्समेंट करा सकते हैं, एक साल में। ठीक है ना, स्कूल लेवल पर। लेकिन अगर
उससे ज़्यादा हो गया तो आपको रीजनल ऑफिस में भेजना पड़ेगा, और उनका कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पर कितना भी का भी आपका रिम्बर्समेंट हो जाएगा, ठीक है ना। द सीलिंग फॉर ट्रीटमेंट टेकन फ्रॉम ऑथोराइज मेडिकल अटेंडेंट फॉर पासिंग द क्लेम एट विद्यालय लेवल एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल का नहीं होगा, फॉर एम्प्लॉय पर annum हैज़ बिन रिवाइज फ्रॉम 5,000 to 15,000, तो 15,000 कर दिया गया। अब प्रिंसिपल वाला तो आर में भेजा जाता है, ठीक है ना। अब बाकी का स्कूल लेवल पर हो जाएगा, अगर ज़्यादा अमाउंट है तो फिर आर में भेजना पड़ेगा। द प्रपोजल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइवेट मेडिकल अटेंडेंट, तो ये सब ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए ये चीज़ें आपको बता दिया, ठीक ना। यहाँ पर 5वां जो पॉइंट है कि ऑल द मेडिकल क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ GNV स्टाफ एक्सीडिंग 25,000, अगर 25,000 से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, पर एम्प्लॉई पर annum, एक पर एम्प्लॉई पर annum, ठीक है ना। तो एक साल में अगर 25,000 से ज़्यादा हो जा रहा है तो फर्दर ट्रीटमेंट टेकन इन गवर्नमेंट या CGHS रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल विल बी सेंड टू कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस, जिस रीजनल ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उस रीजनल ऑफिस में आपको भेजना पड़ेगा, अगर 25,000 से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक ना। ठीक है, आप देख सकते हैं। ऑल द मेडिकल क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल वुड बी फॉरवर्डेड एट टू रीजनल ऑफिस कंसर्न, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल का क्लेम कितना भी हो, भले 5,000 का हो, 2,000 का हो, लेकिन रीजनल ऑफिस में ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब जो 7वां पॉइंट है, ऑल द क्लेम इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट सीकिंग रिलैक्सेशन एज पर CCS मेडिकल 1992 सेल कंटिन्यू टू बी सेंट। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बता दिया। अब देखते हैं यहाँ पर जो गाइडलाइंस है कि कैसे कौन कौन सर्टिफिकेट ले गया, कौन कौन सा प्रोसीड्योर लेगा, तो ये आप देख सकते हैं 9/8/2024 का है, नवोदय विद्या समिति का ही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं पूरा प्रोसेस दिया है। द गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ मेडिकल क्लेम आर एज फॉलो, तो मेडिकल क्लेम आप सबमिट करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस है, पूरा यहाँ प्रोसेस बताया हुआ है कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट विच मस्ट बी इनक्लोज बिफोर फॉरवर्डिंग द क्लेम टू रीजनल ऑफिस। जैसे अगर 25,000 से ज़्यादा हो गया, रीजनल ऑफिस में भेजा जाना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा के भेजनी होगी, तो जो डॉक्यूमेंट लगानी है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, नहीं सबमिट करेंगे तो आपका बिल रिइंबर्समेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला है क्लेम शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है मेडिकल क्लेम का उसी फॉर्मेट में भरना होगा, अलॉन्ग विथ इसेंशियल सर्टिफिकेट, और तो इसेंशियल सर्टिफिकेट भी भर देना होगा, यानी एक फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट भरना होगा, साथ में इसेंशियल सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो इसेंशियल सर्टिफिकेट है क्या और कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर 2 तरह के इसेंशियल सर्टिफिकेट होता है। ए इन केस ऑफ OPD, अगर OPD ट्रीटमेंट कराते हैं, OPD ट्रीटमेंट वो होता है जैसे हॉस्पिटल में गए और भर्ती नहीं होना पड़ा, इलाज करा के आ गए, ठीक है, तो वो OPD ट्रीटमेंट होता है। तो OPD ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको अगर आप OPD ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको फॉर्म A भरना होगा, और अगर हॉस्पिटल में गए हैं वहाँ भर्ती होना पड़ा तो उस केस में आपको IPD ट्रीटमेंट होगा। अब इस केस में आपको फॉर्म B भरना पड़ेगा, फॉर्म B, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म हॉस्पिटल से मिलेगा और उसका फॉर्मेट आपको बताएंगे, कैसे लेना है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ IPD ट्रीटमेंट, अगर आपने हॉस्पिटल में IPD ट्रीटमेंट कराया, हॉस्पिटल में गए, वहाँ भर्ती होना पड़ा और भर्ती हो गए, तो उस केस में आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। और इमरजेंसी सर्टिफिकेट किस केस में है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है भी लेकिन अगर इमरजेंसी में आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लिए तो उस केस में आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी प्राइवेट हॉस्पिटल से। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो आप प्राइवेट में नहीं जा सकते, प्राइवेट में जा सकते हैं, लेकिन आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इफ ट्रीटमेंट इज टेकन ऑन इमरजेंसी ग्राउंड इन नॉन इम्पैनल्ड या रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी अगर आपके एरिया में कोई CGHS का हॉस्पिटल नहीं है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है तो आप प्राइवेट में चले जाइए, ठीक है। आप प्राइवेट में जाइए तो इमरजेंसी में सर्टिफिकेट ले लीजिए, ठीक है। और प्राइवेट में तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट जाएंगे तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा, इमरजेंसी सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो कोई रिम्बर्समेंट नहीं होगा, ठीक है ना। उसके अलावा सेपरेट क्लेम फॉर ईच विजिट टू IPD या OPD, तो IPD ट्रीटमेंट के लिए या OPD ट्रीटमेंट के लिए जितने बार आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हर बार का आपको अलग अलग क्लेम करना पड़ेगा। जैसे अगर IPD ट्रीटमेंट के लिए एक बार गए और 3-4 दिन के लिए भर्ती हो गए फिर आए तो 3-4 दिन का एक क्लेम कर लिए, और फिर उसके बाद फिर से दोबारा गए तो दोबारा का अलग से क्लेम कर लिए। उसी तरह से OPD ट्रीटमेंट का भी यही प्रोसेस है। और उसके अलावा चेकलिस्ट एक लगाना होगा, OS SSA एंड प्रिंसिपल पूरा साइन वगैरह करके भेजेंगे चेकलिस्ट, ठीक ना। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 10 नंबर है पॉइंट है कि 9 नंबर और 10 नंबर देखें, 9 नंबर में कि ऑल ओरिजिनल बिल या रिसिप्ट फॉर मेडिसिन, अगर आपने मेडिसिन नवोदय विद्यालय में एक अच्छी फैसिलिटी है कि आप डॉक्टर ने जो दवा लिखा आप कोई भी मेडिकल स्टोर से दवा ले लीजिए और डॉक्टर से उस पर साइन करा लीजिए, स्टैम्प लगवा लीजिए।
तो ऑल ओरिजिनल बिल या रिसिप्ट जो भी है फॉर मेडिसिन जो भी है वो आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके अलावा रैपर्स ऑफ कॉस्टली मेडिसिन, अगर कोई अपने डॉक्टर ने महंगी में दवा लिख दिया आपने उसे लिया है तो उसका रैपर्स भी आपको बिल के साथ जमा करना पड़ेगा। और रैपर ओपीडी ट्रीटमेंट के ही केस में लगाना पड़ेगा। आपका आईपीडी ट्रीटमेंट हुआ है यानी भर्ती हो गई हॉस्पिटल में तो उस केस में रैपर लगाने की जरूरत नहीं है। और ओपीडी ट्रीटमेंट हुआ है तो उसके में महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी दवा है तभी लगाने की जरूरत पड़ी है, ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन बताया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज टेकन इन केस ऑफ आईपीडी ट्रीटमेंट। अगर आपने हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है तो उस केस में प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आप इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के केस में प्रायर अप्रूवल कैसे लेंगे? इमरजेंसी केस में तो आप प्रायर अप्रूवल लेंगे तब तक तो मरीज का कुछ हो सकता है, ठीक ना। उस केस में आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं और ऑफिस में बस इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपने हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ऑन रिसीविंग द क्लेम, अब क्लेम जैसे ही रिसीव होता है ऑफिस में तो आप डायरी एंड डिस्पैच उसको किया जाना चाहिए ताकि पता चले कि कब क्लेम हुआ, क्योंकि उसका टाइम लिमिट होता है रिम्बर्समेंट करने का, ठीक है ना, इसलिए। और द क्लेम मस्ट बी प्री ऑडिटेड, तो जब भी आर में भेजा जाएगा तो उससे पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा, एम्प्लॉय के नाम और पेशेंट नेम एंड रिलेशन। अगर खुद है तो सेल्फ लिख लीजिए, ना तो उसका वो वाइफ है, सन, डॉक्टर जो भी है वो लिख लीजिए। और ट्रीटमेंट ओपीडी हुआ है, आईपीडी हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या सीजीएचएस हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से, जिसमें हुआ वो आप लिख दीजिए, कितना अमाउंट है, ठीक है ना। जेएनबी लेवल पर प्री ऑडिट हुआ है कि नहीं, ये सब पूरा लिखना होगा। तो ये सब तो भर दे के भेजा है। तो अब पता चले कि इसेंशियल सर्टिफिकेट क्या होगा। जैसे आपको बताया था कि अगर आप जाते हैं ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए तो या आईपीडी, दोनों ही केस में आपको इसेंशियल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। तो इसेंशियल सर्टिफिकेट क्या होता है तो यहाँ देख सकते हैं दो तरह का इसेंशियल सर्टिफिकेट है, एक सर्टिफिकेट बी एंड सर्टिफिकेट ए। तो सर्टिफिकेट बी किस केस में जमा करना पड़ेगा? टू बी कम्प्लीटेड इन केस ऑफ पेशेंट हु आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं तो इस केस में आपको फॉर्म बी भरना पड़ेगा। फॉर्म बी है वह आईपीडी ट्रीटमेंट के लिए होता है, यानी आईपीडी यानी हॉस्पिटल में भर्ती। तो अगर भर्ती हुई है हॉस्पिटल में तो उस केस में फॉर्म बी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं है, आपका नाम वगैरह लिखना होगा। फिर उसके अलावा पार्ट बी डॉक्टर, यहाँ आई डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर अपना नाम लिख देगा। और ये वाला फॉर्म आप प्रिंट करके हॉस्पिटल में ले जाइए और यहाँ पर डॉक्टर आपको भर के दे देंगे, ठीक है। और जो मेडिसिन के नाम वगैरह आप खुद ही लिख लीजिए और डॉक्टर से साइन वगैरह करा लीजिए, स्टैम्प लगवा लीजिए, बस, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं और तो ये पढ़ के आप खुद से भर सकते हैं, ठीक है। और जो फॉर्म पार्ट बी इसका ही है, ये ऑफिस वगैरह, ठीक है। अब जो इसेंशियल सर्टिफिकेट ए है, इसेंशियल सर्टिफिकेट ए वाला जो फॉर्मेट है ये है टू बी कंप्लीटेड इन द केस ऑफ पेशेंट हु आर नॉट एडमिटेड, यानी ओपीडी ट्रीटमेंट कराया, हॉस्पिटल में गए, इलाज करा के उसी दिन आ गए, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट ए जमा करना होगा, ठीक है। तो एक मिनट, वो नीचे आ गया। तो ये वाला सर्टिफिकेट बी तो आपने देख लिया था और ये सर्टिफिकेट आपका ये है, तो इसमें भी वही है, इसमें भी कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट ए है सर्टिफिकेट बी है, दोनों में जो भी मेडिसिन का नाम है वो मेडिसिन का नाम यहाँ लिखना होगा, नेम ऑफ मेडिसिन और कितना प्राइस लगा और टोटल करके नीचे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल से कराएं तो जो भी मेडिसिन का खर्चा वो आपको पूरा मिल जाता है, पूरा मेडिसिन का खर्चा मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप इलाज कराते हैं, आपको पता ही कि मेडिसिन में ही ज़्यादा खर्चा होती है। और जो मैंने आपको बताया कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में भरना होगा मेडिकल क्लेम, तो वही प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज इनकर्ड इन कनेक्शन विथ मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय जो भी स्टाफ है उनके लिए। तो यहाँ पर सेपरेट फॉर्म शुड भी यूज फॉर ईच पेशेंट, ईच अगर अलग अलग पेशेंट है, जैसे 3-4 पेशेंट आपके घर के, तो सभी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो एक ही पेशेंट है तब तो फिर ठीक है। नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय एम्प्लॉई, उसका नेम डिजिग्नेशन भरना है, वेदर मैरिड और अनमैरिड, तो वो भी आप देख सकते हैं। ऑफिस इन विच एम्प्लॉयड, जिस भी जेएनवी में आप उसका नाम लिख दीजिए, पी ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, पी वगैरह, प्लेस ऑफ ड्यूटी, ये सब लिख सकते हैं। एक्चुअल रेसिडेंशियल एड्रेस वगैरह ये सब पूरा पढ़ के लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा चीज़ें दिया हुआ है, ये पढ़ के आप आराम से लिख सकते हैं। तो यही वाला फॉर्म है। तो ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? आप जिस भी ऑफिस में काम करें वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप क्लेम कमेंट करके बोलेंगे कि आपको चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, ठीक है। या अपना ईमेल आईडी आप कमेंट कीजिएगा
तो उसमें ईमेल आईडी पर भी सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया। और यहाँ पर इसेंशियल सर्टिफिकेट तो आपको पहले ही बता दिया था, यही इसेंशियल सर्टिफिकेट ए है तो और एक बी है, ठीक है ना। तो ये दोनों तो फिर बता ही दिया था, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल आपने देखा कि सीजीएचएस के जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ से आप इलाज करा सकते हैं। उसके अलावा नवोदय विद्यालय समिति ने खुद से भी बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट किया है, तो उन हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। इमरजेंसी केस में आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो ये जो हॉस्पिटल है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा के लिस्ट जारी किया गया है, टाइम टू टाइम जारी किया जाता है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा। तो वो हॉस्पिटल भी यहाँ पर ही है। तो ये देख सकते हैं बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप अपने शहर का सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ पर देख ले सकते हैं BM गुप्ता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये सब हॉस्पिटल हैं, ठीक है। ऊपर देख सकते हैं एमी केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड गाज़ियाबाद में, आहूजा लेजर आई सेंटर, ये भी है आपका मुखर्जी नगर दिल्ली, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत लंबी लिस्ट है। तो आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, तो ये लिस्ट भी आपको दे देंगे, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, अगर मेडिकल रिइंबर्समेंट कैसे होता है इस बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको सारे कमेंट का उत्तर दे देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। और इसी तरह के सर्विस रूल्स से संबंधित वीडियो देखने के लिए, जैसे LTC रूल्स, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रूल्स, DA, फिर मेडिकल एग्जाम और जितना भी 8th पे कमीशन अभी आ रहा था उसके बारे में, NPS, UPS, इस तरह के जितने भी सर्विस रूल से संबंधित वीडियो होती है तो उसका चैनल मेरे प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।